प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, कल मैंने माननीय उच्च न्यायालय का आदेश और आरटीई एक्ट 2009 के संबंध में बताया था। कई मित्रों ने इसे पसंद भी किया, पर मेरे मित्रों ने मुझे आदेश दिया कि आप उन पाराओं को एक एक कर मुझे बताएं जिससे हमें पूरी जानकारी मिल सके। मित्रों, 88 पेज का जजमेंट है। उस जजमेंट में 62 पारा है। माननीय उच्च न्यायालय ने हर पारा में कुछ न कुछ आदेश किया ही है। हर पारा ही आदेश है, आप कहें तो मैं प्रयास करता हूं कि हर पारा का जो मुख्य अंश है वो आपको बता सकूं। मित्रों, पारा नंबर 1 में माननीय उच्च न्यायालय ने लिखा है, जहां तक राज्य ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में संतुलन बनाए रखने की बात करता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि शिक्षकों की वर्तमान पीढ़ी अपनी आजीविका न खोए। कहने का मतलब, आप नियम कोई भी बनाइए, पर जो वर्तमान पीढ़ी की जो शिक्षक जो पहले से कार्यरत हैं, ऐसा न हो कि उनकी आजीविका पर संकट आ जाए, यानी उनकी आजीविका बनी रहे। मित्रों, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा को विनियमित करने वाले मौजूदा नियमों द्वारा कब्जा कर लिया है। साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि 2023 नियमावली जो है वो शिक्षक नियमावली 2020 पर कब्जा कर लिया है। पारा नंबर 2 में माननीय उच्च न्यायालय ने उसी तरह लिखा है कि 2006 से पहले नियुक्त शिक्षा मित्र, जिन्हें प्राथमिक शिक्षक नियमावली 2006 के तहत नियोजित शिक्षक के रूप में समाहित किया गया था, जब पंचायत शिक्षक नियमावली 2012 लागू हुआ तो शिक्षकों को अपनी योग्यता का परीक्षण करने के लिए परीक्षा में बैठना पड़ा। वे केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही नियम 15 के अनुसार नियमित वेतनमान और वेतन वृद्धि दी गई। मित्रों, उनकी दक्षता परीक्षा ली गई। दक्षता परीक्षा के पास होने के बाद ही उनको वेतनमान दिया गया। मित्रों, केवल योग्यता प्राप्त करने वाले शिक्षकों को ही योग्यता स्थापित करने पर जारी रखा गया था और यह आग्रह किया गया कि इन शिक्षकों को अब किसी अन्य योग्यता परीक्षा की कठोरता से नहीं गुजरना चाहिए। उस समय ये कहा गया था कि आप दक्षता दे दीजिए, आपकी नियुक्ति 60 साल तक हो गई, उसके बाद आपको कोई अन्य परीक्षा नहीं देना है, 60 साल तक आपकी सेवा बनी रहेगी, फिर आप रिटायर कर जाएंगे। मित्रों, जब उनके पास पहले से ही माननीय उच्च न्यायालय की क्षमता स्थापित करने का आदेश था, तो फिर ये बार बार परीक्षा की बात कहाँ से आती है। मित्रों, पारा नंबर 3 में जब पंचायत शिक्षक नियमावली 2012 लागू हुई तो नियोजित शिक्षकों ने खुद को स्थापित किया और योग्यता के आवधिक और आवर्ती परीक्षण का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि वे पात्रता परीक्षा पास कर आए थे। मित्रों, 2012 के बाद 2012 के पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए वो दक्षता पास किए, और 2012 और 12 के बाद जो शिक्षक नियुक्त किए गए वे सभी के सभी पात्रता पास हैं, यानी 2020 नियमावली के तहत भी जो बहाल किए गए वे भी पात्रता परीक्षा पास थे। मित्रों, पारा नंबर 4 में विद्वान वरिष्ठ वकील शेषाद्री नायडू ने संबोधित तर्कों को अपनाते हुए बताया कि शिक्षकों की 2 नहीं बल्कि 4 श्रेणियां बनाने में स्पष्ट भेदभाव है। हम लोग तो यही जानते थे कि एक सहायक शिक्षक हैं और एक नियोजित शिक्षक हैं, लेकिन वर्तमान समय में राज्य सरकार ने 4 श्रेणी के शिक्षक बनाए गए हैं। पुराने राज्य सरकारी शिक्षक, फिर नियोजित शिक्षक, अब बिहार राज्य शिक्षक विद्यालय शिक्षक नियमावली और बिहार राज्य स्कूल शिक्षक अधिनियम 2023, जिसमें 30,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।
पारा नंबर 5 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य शिक्षकों को एक लुप्त वर्ग के रूप में माना। जो पुराने शिक्षक थे वो जैसे जैसे रिटायर कर रहे हैं वैसे वैसे उनकी सेवा समाप्त हो रही है, जिसे अब राज्य स्कूल शिक्षक नियम 2023 द्वारा पुनः प्रस्तुत किया गया। जो 23 में नियमावली बनी है उसमें क्या है कि आप TR1, TR2, TR3 के नाम पर जो BPSC ने परीक्षा ली है उसके तहत अब वही अस्थायी शिक्षक कहलाएंगे। मित्रों, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के बाद कैरियर में प्रगति संभव नहीं होने तक भेदभाव पैदा करता है। ये आप लोग भी पूरी तरह से इस आदेश को पढ़िए। नियोजित शिक्षक वर्षों से प्राप्त अपनी स्थिति को जारी रख सकते हैं। इस स्थिति में उन्हें स्थानीय निकाय नियम 2020 द्वारा विनियमित किया जाएगा, जिसमें पदोन्नति के रास्ते हैं जो विशिष्ट शिक्षकों के लिए अनुपस्थित है। याद रखिएगा मित्रों, जो शिक्षक नियोजित शिक्षक रह जाएंगे उन्हें पदोन्नति का लाभ मिलेगा। आगे पुराने शिक्षकों के रूप में उनकी भी वेतन बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनका कोई आगे भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। विशिष्ट शिक्षकों के संबंध में वेतन निर्धारण अलग है। उनमें से कई को विशिष्ट शिक्षकों को बनाए गए नए कैडर में जाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अंतिम परिणाम इस प्रकार होगा: कोई आर्थिक लाभ नहीं, मौजूदा कैरियर के प्रति छिन जाने के कारण ठहराव और ह्रास या विशिष्ट शिक्षकों के कैडर के निर्माण का योग कुल पटना उच्च न्यायालय CW जैसे 1942 दिनांक 2024 दिनांक 2/4/2024 जो इधर के न उधर के रहेंगे। उन्हें राज्य स्कूल शिक्षक नियम 2023 के तहत नए भर्ती के शिक्षकों के बराबर नहीं माना जाएगा। वे नियोजित शिक्षकों से अलग एक वर्ग होंगे जो इसी तरह जारी रहेगा, जिसका परिणाम स्पष्ट और स्पष्ट भेदभाव होगा। मित्रों, इस पारा में साफ साफ लिखा हुआ है जो TR1, TR2, TR3 से जो शिक्षक बहाल होंगे उसके अनुरूप आप नहीं होंगे। उनका वेतन अलग होगा, आपका वेतन अलग होगा। साफ साफ ये भी लिखा है कि आपको आर्थिक लाभ नहीं होगा। किनको? जो 2006 से लेकर के 2012-14 तक बहाल हुए हैं, उन शिक्षकों को कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा, उल्टे कुछ न कुछ आर्थिक हानि हो सकती है। मित्रों, उसमें लाभ सिर्फ और सिर्फ 2020 के बाद जो शिक्षक बहाल हुए हैं वे अगर जाएं तो उन्हें का वेतन कुछ हद तक बढ़ जाएगा। मित्रों, नियम नंबर 6, नियम 4 के प्रावधान ने उनके भाग्य को विभाग द्वारा गठित एक समिति पर छोड़ दिया गया, जिसके वर्तमान में योग्यता परीक्षा में 3 प्रयासों के बाद अर्हता प्राप्त नहीं करने वाले व्यक्तियों को बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है, जो कानून के विरुद्ध है। मित्रों, ये तो आप जानते हैं कि उस शिक्षक नियमावली 2023 में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको सक्षमता परीक्षा देना है, 3 बार में आपको पास कर जाना है, 3 मौके मिलेंगे। अगर आप फेल कर गए तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये अलग बात है कि महाधिवक्ता महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसा नहीं होगा, और माननीय उच्च न्यायालय भी अपने आदेश में कह रहा है कि यह कानून के विरुद्ध है। तो जब माननीय जजों ने जब सवाल करना शुरू किया तो महाधिवक्ता महोदय ने सोचा कि फंसने के बजाय क्यों ना कह दिया जाए कि सरकार को हटाने की मंशा नहीं है। मित्रों, पारा नंबर 7 में विद्वान महाधिवक्ता ने तुरंत जवाब दिया कि अब योग्यता परीक्षा में बैठने के लिए 5 अवसर का प्रावधान है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया जवाबी हलफनामा में, और यह भी कहा गया कि नौकरी समाप्त नहीं होगी। मित्रों, 5 बार तो महाधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में कह दिया। क्या आज तक चिट्ठी निकली? मित्रों, इसको आप भी समझिए कि अभी तक सक्षमता परीक्षा 3 ही बार होनी है।
ये अलग बात है कि माननीय उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता महोदय ने, वैसे तो सदन में भी माननीय मंत्री महोदय कह चुके हैं कि 3 बार ऑनलाइन 2 बार ऑफलाइन, इसी बात को महाधिवक्ता महोदय ने भी कहा कि 5 अवसर मिलेंगे लेकिन हटाया नहीं जाएगा। मित्रों, पारा नंबर 8 में माननीय अधिवक्ता श्री नायडू ने जब जोरदार ढंग से बताया कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत लाए गए नियम स्पष्ट रूप से दायर किए गए हैं। स्थानीय निकाय नियम 2020 और 2006 और 2012 के पहले के नियम अनुच्छेद 309 के तहत लाए गए नियम नहीं थे। पहले वाले नियम क्या थे? 243 जी। याद रखिएगा कि जो 2006 नियमावली 7, 8, 9, 12, 14 नियमावली 2020 तक जो भी नियमावली बने हैं वे 243 जी के तहत बने हैं। तो अनुच्छेद 243 जी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थानों और बिहार को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां प्रदान करता है। पंचायती राज अधिनियम ने विशेष रूप से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रशिक्षकों के चयन और नियुक्ति का प्रावधान करके इसे प्रभावी बनाया। इस प्रकार चयन और नियुक्ति के कर्तव्य को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने के बाद अनुच्छेद 309 के तहत कोई और नियम नहीं लाया जा सकता है। मित्रों, आप जब नियमावली 243 जी के तहत 2006 नियमावली से लेकर के 2020 तक के आप नियम बनाए, अचानक आप 309 के तहत आप नियम ला करके उसको नहीं दबा सकते हैं। मित्रों, पारा नंबर 9 अनुच्छेद 309 और उसके प्रावधान जिसके तहत उपरोक्त अपेक्षित नियम लाया गया को अस्थायी प्रावधान कहा जाता है। सरकार ये कह रही है कि यह अस्थायी प्रावधान है। मित्रों, इसका उद्देश्य केवल तब तक शून्यता से बचाना है जब तक अनुच्छेद 309 के तहत उपयुक्त विधायिका के एक अधिनियम द्वारा उनके तहत इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है और अनुच्छेद 309 के तहत लाया गया नियम उस कब्जे वाले क्षेत्र पर अतिक्रमण करता है। यानी जो शिक्षक 243 जी के तहत 2006 नियमावली से 2020 नियमावली तक बहाल हुए हैं, उस पर, उसके अधिकारों पर 309 अधिनियम के तहत उस पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जाता है, जो मान्य नहीं है। मित्रों, पारा नंबर 10 में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय ने लिखा है, हमने एक विशिष्ट प्रश्न रखा, क्या यह नियम नियोजित शिक्षकों के लाभकारी नहीं है? जो व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं उन्हें राज्य स्कूल शिक्षकों के समान लाभ के साथ विशिष्ट शिक्षकों के रूप में शामिल किया जा रहा है, जबकि ये लोग अर्हता प्राप्त नहीं कर पाए उन्हें भी अनुमति दी जा रही है नियोजित शिक्षक के रूप में बने रहें। मित्रों, जो पास कर गए वो तो विशिष्ट शिक्षक बन गए, लेकिन जो किसी कारण से पास नहीं करते हैं तो वे नियोजित शिक्षक बने रहेंगे, नियोजित शिक्षक के रूप में बने रहेंगे और नियोजित शिक्षक वैसे भी बने रहेंगे जैसे वे उस परिस्थिति में भले ही नियम रद्द हो जाए जो स्थानीय निकाय नियम 2020 के तहत बने रहने के हकदार होंगे, जिसमें वो संतुष्ट है। जो शिक्षक 2020 नियमावली के तहत अपने आप को संतुष्ट पाता है, उसके लिए बाध्यकारी नहीं है कि वो जा कर के सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद भी वो ज्वाइन करे या नहीं करे, ये उसके बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। मित्रों, पारा नंबर 11 शिक्षक नियम 2020 विशिष्ट शिक्षक नियम 2023 के तहत निरस्त किए जाते हैं। 2023 के तहत 2020 को निरस्त कर दिया जाता है, जो अनुच्छेद 309 के तहत स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि पूर्व से एक वैधानिक नियम है। पूर्व से वैधानिक नियम क्या है? 243 जी के तहत जो बहाल हुए हैं उस पर 309 का धारा अनुच्छेद नहीं लागू होगा। इससे नियोजित शिक्षकों और विशिष्ट शिक्षकों दोनों को शिक्षक नियमावली 2023 के तहत लाने की विसंगति
पूर्ण स्थिति पैदा हो जाएगी। कम से कम विवादों के निपटारे के लिए यह संभव या कानूनी नहीं है, क्योंकि स्थानीय निकाय के नियम 2020 क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है और कब्जे वाले क्षेत्र पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। मित्रों, पारा नंबर 12 में राज्य की 80% आबादी गांव में है, केवल 12% आबादी शहरी क्षेत्रों में है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख आबादी ने राज्य को पंचायत, ब्लॉक, जिला स्कूलों में नियुक्ति की प्रक्रिया में स्थानीय निकायों को लाने के लिए प्रेरित किया, जो क्रमशः पंचायत, ब्लॉक और जिला क्षेत्र में जिला परिषद में लोग बहाल हुए। मित्रों, पारा नंबर 13 में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने लिखा, क्योंकि स्थानीय निकायों पर प्रभाव रखने वाले लोगों ने अपनी और अपनी नियुक्तियों को बचाने के लिए सभी डाटा हटा दिया। मित्रों, एक कटाक्ष है माननीय उच्च न्यायालय का, ये कटाक्ष है। ये तो सही है कि कुछ लोगों का फोल्डर गायब हो गया, कुछ लोग फर्जी तरीके से बहाल हो गए, कुछ लोग स्वतः इस्तीफा दे के भाग गए, कुछ लोग सरकार के द्वारा बार बार निकाला गया कि जो शिक्षक फर्जी हैं और उन्हें वे अपनी स्वेच्छा से नौकरी छोड़ दें, हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। ये कितनी शर्म की बात है। शिक्षक बहाल हो गए फर्जी, इसमें मैं तो शिक्षकों को दोषी नहीं मानता हूँ। इन प्रकरण से कोई आदमी चला जाए, कहे कि मुझे बहाल कर लीजिए, और आप बहाल कर लीजिएगा, फिर भी वैसे शिक्षक बहाल हुए। मित्रों, माननीय उच्च न्यायालय ने साफ साफ लिखा है कि बेईमानी से की गई नियुक्तियों और फर्जी प्रमाण पत्र हासिल करने वालों शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। आपराधिक मुकदमा चलाने और भुगतान किए गए वेतन की वसूली की धमकी देने वाली जनहित याचिका में जारी आदेशों के बाद कई लोगों को बर्खास्त किया गया और कई ने इस्तीफा दे दिया। ये स्थिति कब हुई? 2006 से लेकर 2015 की अवधि से संबंधित है। ये मामला 2006 से 15 के बीच में इस तरह की नियुक्तियां हुई। 2012 के नियमों के तहत एक केंद्रीय की पात्रता परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन फिर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। यह माननीय उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग पर व्यंग किया। तत्कालीन शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों पर यह कटाक्ष है कि आखिर गलती किसकी है। कोई चला जाएगा, बहाल कर लीजिएगा बिना जांच किए हुए कागज का। और आज भी स्थिति लगभग वैसी ही है। समय आने दीजिए, आने वाले समय में माननीय उच्च न्यायालय फिर कहेगी कि जो 2023-24 में बहाल हुए हैं उनकी भी योग्यताओं का जांच किया जाए। खैर, वो तो वक्त की बात है। पारा नंबर 14 में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने लिखा, शिक्षा के मानकों को ऊपर लाने में विफलता को महसूस करते हुए अब नियमित भर्ती की एक प्रणाली शुरू की गई है, जिसमें न केवल योग्यता को देखा जाए बल्कि एक लिखित परीक्षा के माध्यम से व्यक्तिगत क्षमता का भी परीक्षण किया जाए। राज्य को नए नियम लाने के लिए प्रोत्साहित किया था। जब आप एक तरफ फर्जी शिक्षक की बहाली कीजिएगा सॉरी मान्यवर, उस स्थिति में तो सरकार क्या करेगी? सरकार अपने को बचाने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कर रही है, और उसी लिखित परीक्षा पास करने के बाद उनका बायोमेट्रिक जांच पड़ताल सब करने के बाद अब शिक्षक बहाल होंगे, तो उसमें गुंजाइश कम रहेगी कि फर्जी शिक्षक बहाल होंगे। मित्रों, पारा नंबर 15 निःशुल्क और अनिवार्य बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009 के मद्देनजर एक वैधानिक आदेश केवल इसलिए कि पहले एक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई थी। नियोजित शिक्षक यह तर्क नहीं दे सकते कि उनकी योग्यता फिर से परीक्षण नहीं किया जा सकता। जो लोग गलत थलत बहाल हो गए तो माननीय उच्च न्यायालय के तो दिमाग में बात बैठ गया, तो उन्होंने कहा कि आप दक्षता पास हैं, लेकिन दक्षता पास होने के आधार पर आगे कोई परीक्षा नहीं देंगे, ऐसा कोई आदेश नहीं है। तो 2006 से 2021 तक शिक्षकों की ओर से ढिलाई के कारण स्कूलों में बार बार अनुपस्थिति और बड़े पैमाने पर स्कूल छोड़ने, अनुशासन की कमी,
देर से स्कूल खुलने और जल्दी बंद होने की घटनाएं हुई। देखिए, शिक्षकों के स्तर पर भी कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हुई है, ये सच्चाई है, सारे शिक्षक जानते हैं। शहरों में एक अलग है, लोग डर और भय से तो आ जाते हैं, लेकिन ग्रामीण अंचलों में, जो ग्रामीण क्षेत्र में दूर हैं प्रखंड मुख्यालय से, तो निश्चित तौर पर वहाँ शिक्षक कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किए होंगे। मैं उनके पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। माननीय उच्च न्यायालय ने जो समझा है, जो कहा है, मैं उसी तर्क को बोल रहा हूँ। मेरे तरफ से इसमें से कुछ नहीं है। ग्रामीण स्तरों पर भी शिक्षकों ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे पढ़ाए हैं, तभी तो आज आप देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हो में से मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी से पास कर रहे हैं, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत छात्र छात्राएँ हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है, उन्हें खूब पढ़ाया जाता है। कुछ शिक्षकों के द्वारा कुछ गड़बड़ी की गई, जिसके चलते सारे शिक्षक समाज परेशानी अनुभव करते हैं। मित्रों, नियम नंबर 16 नियमों से यह इंगित होता है कि पदोन्नति और वरिष्ठता कायम रखने के पर्याप्त अवसर हैं। यानी जो नियोजित शिक्षक हैं, जो बने रहेंगे, जो बच जाएंगे, उनके लिए पदोन्नति और वरिष्ठता कायम रखने के पर्याप्त अवसर हैं। पूर्व सेवा में प्राप्त वेतनमान को सुरक्षित रखते हुए विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी वेतन निर्धारण किया जाता है। यहाँ तक धारा 4 के प्रावधानों के तहत गठित समिति के संबंध में विवाद है। विद्वान महाधिवक्ता का कहना है कि यह केवल एक अनुशंसा समिति है जो किसी भी स्थिति में समाप्ति का आदेश नहीं दे सकती। विद्वान महाधिवक्ता मानते हैं कि समिति ने बर्खास्तगी की सिफारिश जो की उसके दायरे और क्षमता से परे थी, लेकिन राज्य ने ऐसी सिफारिशों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मित्रों, ये 16 पारा मैंने आपको आज बताया, सुनाया। मित्रों, टोटल 62 पारा है। सभी पारा पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा और आपको भी शायद पूरी तरह से सुनने में शायद मज़ा न आ पाए। इसलिए मित्रों, आज मैं 16 पारा तक ही बताता हूँ। कल मैं पुनः 17 पारा से लेकर के आगे की पारा आपको एक एक पारा करके मैं समझाने का प्रयास करूँगा। मित्रों, मेरे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मेरे द्वारा सरल भाषा में उपलब्ध कर इसको डाल दे रहे हैं। आप अगर इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और मित्रों, एक बात ज़रूर कहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपके शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है। इसलिए मित्रों, मैं बार बार आप लोगों से अनुरोध करता हूं, कुछ गलती हो जाती होगी मेरे स्तर से, लेकिन उसे माफ़ करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। मित्रों, आप लोगों ने धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखते हैं, इससे मेरा मनोबल बहुत बढ़ता है और आप ही के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी इसी तरह का वीडियो डालता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।